नहीं, वो तो मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूँ, पर उस पुरानी बात पे आते हैं कि देखिए, इमेजिन करिए कि एंड इमेजिन बीइंग यू बीइंग फ्रेडरिक नीचे एंड एक ऐसा आदमी जिसने पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन को चैलेंज कर दिया था। उस आदमी ने मोरालिटी को इल्यूजन कह दिया, रिलीजन को साइकोलॉजिकल वीकनेस कह दिया, ट्रुथ को भी एब्सोल्यूट मानने से इनकार कर दिया, कह दिया कि भाई एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। तो ये आदमी सिर्फ एक फिलोसफर नहीं था, नीचे सिर्फ एक फिलोसफर के कैटेगरी में नहीं माना जाएगा मेरे मेरी नज़र से। ये सिविलाइजेशन के खिलाफ एक हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल रिबेलियन खड़ा कर देता था, सिर्फ अपनी बातों से या सिर्फ अपने आइडिया से, सिर्फ उनके खिलाफ ऐसे तर्क देके जो कि समाज ने उससे पहले कभी सुने ही नहीं थे। तो नीचे कोई साधारण थिंकर नहीं था जो उस समय के लोग को लगता भी था और लोग समझ नहीं पाए बहुत समय तक। वो उन लोगों में से था जो आइडियाज नहीं लिखता था, वो आइडिया से सिविलाइजेशन हिला देता था कि अपनी आइडियाज को अगर वो डिक्टेट करना शुरू कर दे, वो बताना शुरू कर दे, तो वो सिविलाइजेशन हिल जाएंगे। और फिर इमेजिन करिए कि एक ऐसा आदमी एक ऐसा आदमी की एक नॉवलिस्ट को पढ़ता है ना, और सडनली रुक जाता है। नीचे एक नॉवलिस्ट को पढ़ रहा था, वो आदमी जिसने ऑलमोस्ट हर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को अटैक किया है, नीचे ने किसी को नहीं छोड़ा था। वो आदमी, ऐसा आदमी जिसको किसी भी चीज पे फेथ ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है, वो एक रशियन नॉवलिस्ट के सामने जेन्युइनली हम्बल हो जाता है, सुनने लग रहा है, समझने लग रहा है क्या इसमें ऐसा क्या बात था। और फिर नीचे कहता है, द ओनली साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हुम आई हैड एनीथिंग टू लर्न वाज दिस मैन। आप सोचिए उस इंसान को क्या डेप्थ मिला होगा, क्या चीज वो देख लिया होगा जो समाज और सोसाइटी उस समय, वो इंसान शायद खुद अपने आप को उस तरीके से ना देख पा रहा हो। तो नीचे जो है वो किसी को इजीली रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसने क्रिश्चियनिटी पर हमला किया, उसने डेमोक्रेसी पर हमला किया, उसने डेमोक्रेसी को बकवास बोल दिया था उसने, कि एक हर्ड मेंटालिटी के लोग इसको चुनते हैं। क्रिश्चियनिटी को मोरालिटी का स्लीप बोल दिया था। मॉडर्न मोरालिटी पर उसने तो क्या क्या नहीं आर्ग्यूमेंट्स दिए। इवन फिलोसफर्स को भी नहीं छोड़ा था उसने। लेकिन जब उसने एक ऐसे इंसान को पढ़ा जिसका नाम फ्योदर दोस्की था, जब उसको उसने पढ़ा तो उसे लगा कि ये आदमी इंसान को उससे भी ज्यादा समझता है जितना फिलोसफर समझते हैं। और मुझे लगता है इसका रीजन बहुत सिंपल है, मतलब मेरा ये मानना है, क्योंकि नीचे ने आइडियाज लिखे हैं, डोस्की ने दिखाया है कि आइडियाज इंसानों के अंदर क्या करते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं। और यही दोनों बात ही एक फंडामेंटल डिफरेंस क्रिएट करती है दोनों के बीच में। अगर देखिए देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, मतलब मेरी जो समझ हो पा रही है कि फिलोसफी पेपर पर बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत लोग पढ़ते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, और उस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें को अपनी ग्रेविटी पे समझा सकते हैं। बहुत क्लीन, बहुत लॉजिकल लगेगा, बहुत एलिगेंट लगेगा। लेकिन जो रियल ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो लॉजिकल क्रिएचर्स नहीं होते हैं। ह्यूमन बींग्स कॉन्ट्रडिक्शन से होते हैं, उनको कॉन्ट्रडिक्शन ही समझ में आता है। एक आदमी मोरालिटी को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन गिल्ट से वो नहीं बच सकता। आप मोरालिटी मत फॉलो करिए, समाज में किसी भी तरीके की मॉरल्स को, प्रिंसिपल्स को जिस तरह बनाए जा रहे हैं समाज द्वारा, आप उसको मत फॉलो करिए। लेकिन आप कभी भी अपने अंदर अगर अगर आप अध्ययन करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि बहुत स्तर के जो गिल्ट है वो आपके अंदर कभी ना कभी निचोड़ के आ जाते हैं। एक आदमी रिलीजन छोड़ सकता है इस दुनिया में, इस समाज में, लेकिन सफरिंग में फिर भी वो प्रेयर कर सकता है, उसको प्रेयर करना पड़ेगा। इसलिए तो देखिए हमारे समाज में चारवाक फिलोसफी जो है वो नास्तिकों की है। पर कई सारे जो बाद में राइटर्स आए और उन्होंने जो नास्तिक के बारे में लिखा, चारवाक फिलोसफी के बारे में लिखा, क्योंकि चारवाकों ने टेक्निकली देखिए चारवाक फिलोसफी जो है वो खुद से नहीं जन्मी है, मतलब वो उसको हमें आज तक नहीं पता कि चारवाक चारवाक फिलोसफी खुद अपने बारे में, वो जो लोग थे, वो जो समूह था, वो जो ग्रुप था, वो खुद अपने बारे में क्या कह रहा था। तो वो हम थर्ड आई पर्सपेक्टिव से चारवाक फिलोसफी समझते हैं। तो एक आदमी फ्रीडम की बातें कर सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं, अंदर से सीक्रेटली चाहता है कि उसे कोई डायरेक्शन दे, उसे कोई समझाए। क्यों? क्योंकि जो फ्रीडम एक रोमांटिक आइडिया कम है, और उससे ज़्यादा वो एक साइकोलॉजिकल बर्डन है जो हम नहीं समझ पाते हैं। और यही पॉइंट जो था वो दोस्की समझता था। दोस्की कैरेक्टर्स नहीं लिख रहा था, जब वो लिख रहा था वो साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बैटल फील्ड क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। और उसकी नॉवेल्स पढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे एक इंसान के अंदर एक सिविल वॉर चल रही हो, क्राइम एंड पनिशमेंट। सिर्फ आप पढ़िए तो उसमें आपको लगेगा कि एक सिर्फ मर्डर की कहानी नहीं है, वो एक आदमी है, वो एक आदमी की कहानी है जो इंटेलेक्चुअली इविल जस्टिफाई करता है, लेकिन इमोशनली इंसान होने का वेट सह नहीं पा रहा है। रास्कोलनिकोव को आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले पहले रास्कोलनिकोव पहले फिलोसफी बनाता है, फिर उसी फिलोसफी के नीचे मेंटली कोलैप्स हो जाता है। और यही एक मॉडर्निटी की ट्रेजेडी है कि लोग आइडियाज को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उन आइडियाज के साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं उन आइडियाज को एक समय के बाद। और यही रीजन है कि दोस्ती इतना डेंजरस राइटर लगता है नीचे को भी, क्योंकि वो फिलोसफी को यूनिवर्सिटी से निकालकर रियल लाइफ में डाल देता है। ये देखो समझो, ये देखो समस्या आ रही है उसको, ये परेशानी हो रही है जब वो ये सोच रहा है। उसके यहाँ कोई मोरालिटी का क्लासरूम डिबेट नहीं है कि आप वो आप उसको एक डिबेटिंग लेवल पे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। वो गिल्ट है, वो ट्रॉमा है, वो इंसोमनिया है, वो सफरिंग है, वो लोनलीनेस है। तो नीचे कह सकता था कि भाई गॉड इज डेड, लेकिन उसको मतलब नीचे जिस तरह का लेखक था, जिस तरह का राइटर था, उसके कुवत में ये बात है कि वो लिख सकता है गॉड इज डेड। लेकिन दोस्की जो है उसने ज्यादा डेंजरस सवाल पूछा, दैट ही सेज कि व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर दे ट्रूली स्टार्ट बिलीविंग दैट, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बिलीविंग दैट गॉड इज डेड, वेदर देयर इज गॉड, एंड इफ देयर इज गॉड हाउ डज इट मैटर दैट इफ आई बिलीव दैट गॉड इज डेड। और यही सवाल जो है वो पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन के सेंटर में बैठा हुआ है। तो मॉडर्न वर्ल्ड को समझ रहे हैं आप, रिबिलियन बहुत पसंद है, ओल्ड वैल्यूज को तोड़ने वाला इंसान, ट्रेडिशन तोड़ने वाला इंसान, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाला इंसान, है ना, मीनिंग की भी किसी तरह की जो है सोसाइटी में बनाए गए हैं उसको डिसमेंटल करने वाला इंसान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं कि मीनिंग कोलैप्स होने के बाद सर्वाइव कैसे करना है। और दोस्तोवस्की को ने ये चीज़ बहुत पहले देख ली थी। उसने नाइलिज्म की आइडियोलॉजी को की तरफ नहीं देखा,
और ना उसको नाइलिज्म के प्रिंसिपल्स को मानने के सिमिलैरिटी पे उसको जज करने का प्रयास किया। उसने नाइलिज्म को साइकोलॉजिकल कंडीशन की तरह देखा कि साहब ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ इंसान अब किसी भी ट्रांसेंडेंट मीनिंग पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन इमोशनली उसे अभी भी पर्पस चाहिए। और यही मॉडर्न क्राइसिस है अब आज के टाइम पे। देखिए इसलिए तो सारे राइटर्स वापस से जाग रहे हैं, इनको पढ़ने का जो जुनून है वो वापस से जग रहा है। आज इंसानों के पास इन्फॉर्मेशन पहले से बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम पहले से ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट भी बहुत पहले से ज़्यादा है, लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है? हर तरीके का एंग्जाइटी, हर तरीके का लोनलीनेस, हर तरीके का डिप्रेशन, हर तरीके की आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म पे जो हम आके खड़े हो गए हैं। हर इंसान के पास एक आइडियोलॉजी है, उसको लेके वो बोल्ड है, चाहे वो मॉडर्न आइडियोलॉजी हो, चाहे फेमिनिज्म हो गया, चाहे फ्रीडम हो गया, एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम को लेके हो गया, चाहे रिलीजन को लेके हो गया, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्टिव आइडियाज को लेके हो गया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो लॉजिक पर सर्वाइव नहीं करते हैं। आप समझिए इस बात को। ह्यूमन बींग्स को टेक्निकली ओरिएंटेशन चाहिए। उन्हें सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन देके चीज़ें नहीं समझा सकते हैं, उन्हें मीनिंग देना पड़ेगा आपको। और ये दोस्तोवस्की का सबसे ब्रूटल इंसाइट था कि लोग नीचे को अक्सर गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि नीचे सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहता था, उसे सिर्फ चीज़ें खराब करनी थी, लेकिन नहीं, नीचे सिर्फ मोरालिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था। वो पूछ रहा था हर इंसान से जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको समझना चाह रहा है कि जब पुरानी मोरालिटी खत्म हो जाएगी तो अब तुम बनोगे क्या, कहाँ जाओगे? और अब उसकी फिलॉसफी का सबसे हैवी पार्ट ये था कि पीपल रिमेंबर द रिबेलियन, दे फॉरगेट द बर्डन। क्योंकि वंस द इनहेरिटेड मीनिंग कोलैप्स हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सडनली इंसान पर आ जाती है। आप समझ रहे हैं कि दोस्तों कहना क्या चाह रहा था कि अब तुम्हें खुद मीनिंग बनना पड़ेगा, खुद वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद एग्जिस्टेंस कैरी करना पड़ेगा। और आप मेरी राय माने और मेरी मेरी पर्सपेक्टिव को समझो ऑनेस्टली, ये साइकोलॉजिकल एग्जॉस्टिंग है। दोस्तोवस्की इसी एग्जॉस्शन को समझ रहा था और वो पकड़ पकड़ लिया था इस बात को। उसके कैरेक्टर्स किसी भी तरीके से वीक नहीं थे, वो ओवर कॉन्शियस कैरेक्टर्स होते थे, इतने कॉन्शियस की कॉन्शियसनेस खुद टॉर्चर बन जाती थी। तो वो मोरालिटी को इतना एनालाइज करते हैं कि पैरालिसिस में चले जाते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस करके एक टर्म आपने सुना होगा कि वो फ्रीडम को इतना चेज करने लगेंगे कि साला फ्रीडम उनसे ही डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब आप इतना किसी चीज़ के पीछे भागने लगिए कि द आइडिया, द वेरी आइडिया वो उसको आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। वो सफरिंग को इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर देंगे कि जीना मुश्किल हो जाता है। और सडनली आपको ये एहसास होता है कि दोस्तोवस्की के नॉवेल्स वो बस एक तरीके की बात या कहानी नहीं लिख रहा था, वो ह्यूमन कंडीशन की सर्जरी कर रहा था। एक तरीके से स्कैल्पेल लेके वो एक काट के दिखा रहा था कि देखो साहब ये हो रहा है, ये जो बातें पढ़ रहे हो, जो बातें समझ रहे हो तुम, देखो ये होगा उसकी बात, हाँ देख लो, समझ लो, लेकिन देखो तुम्हारे माइंड में इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए दोस्तोवस्की आज भी डिस्टर्बिंगली मॉडर्न लगता है लोगों को। कैसे हो सकता है? क्योंकि आज की दुनिया रास्कोलनिकोव से भरी हुई है। हर चीज़ इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई हो रही है। ट्रुथ फ्लेक्सिबल हो गया है हर इंसान के लिए। वो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना लोग उसको इंटेलेक्चुअल मान रहे हैं। मोरालिटी लोग की बहुत सब्जेक्टिव हो गई है। आइडेंटिटी बहुत फ्लूइड हो गई है लोग की। सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग हो गया है। लोग अपने खुद की इमेज को अपनी मीनिंग में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बीनीथ ऑल दिस सोफिस्टिकेशन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो अभी भी वही एंशिएंट सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ, सफरिंग क्यों है दुनिया में, गिल्ट क्या होता है। जो बुद्ध पूछे थे जब सिद्धार्थ भाई हरमन हेसे पढ़िए कि फ्रीडम क्या है, इंसान को हैप्पी बना सकती है, क्या रियली फ्रीडम से इंसान हैप्पी होता है, क्या रिडेम्पशन पॉसिबल है। और टेक्नोलॉजी जो है अभी तक इन सवालों का आंसर नहीं दे पाई है, और शायद पॉलिटिक्स भी नहीं। और यही रीजन है कि दोस्ती सर्वाइव करता है और करेगा मुझे लगता है सेंचुरीज तक, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ आंसर नहीं खोजते हैं। ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन चाहिए। अगर वो ओरिएंटेशन खत्म हो जाए तो इंटेलिजेंस खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। और यही पॉइंट पर नीचे और दोस्ती ऑलमोस्ट एक ही कन्वर्सेशन के दो हिस्से लगते हैं कि नीचे सब चीज़ को हिलाना चाहता है और दोस्ती कह रहा है कि भाई हिला के देख लो, पर इसका आफ्टरमैथ देखो क्या होगा। नीचे आपके पुराने आइडल्स को, पुराने बिलीफ तोड़ेगा, पर दोस्ती कहेगा कि इस बर्बाद मलबे के बीच खड़े इंसानों को देखता है कि भाई सब तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया, पर अब इंसानों का क्या। नीचे कहता है कि साहब बिकम हु यू आर, है ना। दोस्ती पूछेगा कि भाई देखिए साहब, व्हाट इफ पीपल आर टू फ्रैक्चर्ड टू इवन नो व्हाट दे आर और हु दे आर एनीमोर। सो नीचे जो है वो किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ को एडमायर कर रहा है, पर दोस्ती कह रहा है भाई सफरिंग समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या स्ट्रेंथ लगता है एक सफरिंग, कितनी सफरिंग झेलनी पड़ती है स्ट्रेंथ को अटेन करने के लिए। तो नीचे एक तरीके की सिविलाइजेशन को इंटेलेक्चुअली डायग्नोस करता है कि देखिए ये समस्या है, वो समस्या है, आप ये परेशानी या इस बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको ये दिक्कत हो रही है। दोस्ती जो है वो इमोशनली डायग्नोस कर रहा है कि भाई इस समस्या का जो आपके मानसिक और सामाजिक तौर पे जो असर हो रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है समाज में जाके, वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन बना दे रहा है। तो जिस भी तरह की जहाँ पे ओल्ड फ्रेटर्निटीज एक नई मीनिंग से फास्टर कोलैप्स हो रही हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ फ्रीडम बहुत है लेकिन पर्पस नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग कनेक्टेड बहुत हैं, लोग पर इंटरनली बहुत फ्रैगमेंटेड पॉइंट्स आ गए हैं लोगों के बीच में। और शायद यही रीज़न है कि नीसे ने दोस्ती को इतना सीरियसली ले लिया था, क्योंकि नीसे एबिस को एनालाइज कर सकता था, लेकिन दोस्ती आपको एबिस फील करा देता है। नीचे ने एक तरीके से फिलॉसफी को पूरी तरीके से तोड़ दिया, निचोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और दोस्ती ने बड़ी अच्छी और ज़रूरी बात कह दी कि साहब आपने खत्म कर दिया, बिगाड़ कर दिया, हथौड़े मार दिए, पर उस हथौड़े गिरने के बाद इंसानों के अंदर क्या बचता है। और वही दोस्ती अपनी कहानियों से, अपने हिस्से के कैरेक्टर से वही समझाने का प्रयास करता है हमेशा।